हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने पी ब्लॉक में अब तक नाइट्रोजन फैमिली को कवर कर लिया है। हमने लास्ट क्लास नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे और मेनली हमने बात की थी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में, जहां मैंने आपको एक चार्ट सिखाया था कि ऑक्सी एसिड्स की जो आपके पास फैमिली है उसको हम कैसे रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास किसी भी एसिड की या तो इक फॉर्म होती है या फिर अस फॉर्म होती है। अगर उसमें आपका एटम हायर स्टेट में है तो हम उसकी इक फॉर्म बोलते हैं, और अगर वो लोअर स्टेट में है तो हम क्या बोलते हैं, उसको उसकी अस फॉर्म बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूं आपसे फास्फोरस के बारे में, तो H3PO4 यहां पे फास्फोरस +5 स्टेट में है, अपनी हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट में है, तो इस एसिड को हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। याद है? फिर इसको मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। इसमें से आप एक O माइनस कर दो तो आपको एसिड मिलेगा इन अस फॉर्म। तो कौन सा एसिड मिलता है? H3PO3, जिसको आप फास्फोरस एसिड बोलते हो। इसमें से अगर आप एक O को और माइनस कर दो तो आपको मिलता है उस एसिड का हाइपो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हाइपो फॉर्म, दैट इज H3PO2, दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये फास्फोरिक, एक को कम किया फास्फोरस, एक और को कम किया आपने, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फर्दर मैंने आपसे कहा था कि इसको आप डबल कर दो और उसमें से एक H2O गायब कर दो, तो ये जो फॉर्म बनती है ये कौन सी फॉर्म होती है? इसकी पायरो फॉर्म। यहां पे क्या बनेगा? H4P2O7, दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक अगर आप इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल कम कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? HPO3, दैट इज द मेटा फॉर्म, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। याद है? इसके हमने दो स्ट्रक्चर्स बनाई थी, एक साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर। कैसी थी वो स्ट्रक्चर? P एंड P, इनको O से कनेक्ट करो, फिर यहां डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके पास HPO3 होल थ्राइस, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ऐसे इसकी एक पॉलीमेरिक फॉर्म भी होती थी। फर्दर अगर आप यहां पर एक एक्स्ट्रा O ऐड कर दो तो आपको इसका पर फॉर्म मिल जाता है, जैसे H2PO5, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से हमने ऑक्सी एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया था और देखा था कि कैसे हम ऑक्सी एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स की नेमिंग किया करते हैं। यहां हमने अपनी फास्फोरस फैमिली यानी नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट किया था। नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट फैमिली, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। सो 16th ग्रुप बोल लो या फिर ऑक्सीजन फैमिली बोल लो। 16th ग्रुप और ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, तीसरा सेलेनियम, चौथा टेल्यूरियम एंड फिफ्थ इज पोलोनियम। इनको हम चेल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चेल्कोजेंस क्या होते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर मेनली क्या बनाते हैं? कई तरह की ओर्स बनाते हैं, ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, इसलिए इनको किस नाम से जानते हैं? चेल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। आओ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके कंपाउंड्स की बात करेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP4। तो ऑक्सीजन हो गया 2H2 2P4, सल्फर हो गया 3H2 3P4, सेलेनियम 4H2 4P4, this one is 5H2 5P4 and polonium is 6H2 6P4। ठीक, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इनकी कोवेलेंसी की बात कर सकते हो। जैसे मैं ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करूं, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2H2 2P4 तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बताओ क्या ऑक्सीजन के पास कोई और वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में भी इसका यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा
क्योंकि इसके पास फर्दर वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। तो सिंस ऑक्सीजन के पास ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ऑक्सीजन कितनी कोवेलेंसी शो करता है? 2। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है, लेकिन उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सामने वाले को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो इन जनरल ऑक्सीजन के मैक्सिमम कंपाउंड में आपको इसकी कोवेलेंसी कितनी मिलेगी? 2। जहां ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा वहां इसकी कोवेलेंसी 4 जा सकती है। अदरवाइज ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक। वहीं अगर आप सल्फर के लिए बात करो तो देखो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। सल्फर इज 3s2 3p4 1 2 3 4। अब यहां पे आपका 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल है उसको सल्फर यूटिलाइज कर सकता है। अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट से बात करो तो ग्राउंड स्टेट से सल्फर सिर्फ कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है? 2। लेकिन यहां वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो गया तो बनेगी इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो आपका 3s है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन 3p से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा? 3d में होगा। अब देखो सल्फर के पास क्या आ गए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है? 4। तो देखो 2 शो कर सकता है, 4 शो कर सकता है। उसके अलावा अभी एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर अगले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए, ठीक, तो आपको मिलेगी सल्फर की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को काम में ले सकता है और कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है? कोवेलेंसी इक्वल टू 6। तो जहां ऑक्सीजन सिर्फ 2 कोवेलेंसी शो कर सकता है, वहीं पे सल्फर और बाकी एलिमेंट्स 2 4 6 तीनों तरह की कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। तो ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। There is absence of vacant orbitals, rather बोलो vacant d orbitals. So oxygen cannot increase its covalency and therefore shows different behavior. तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होगा ये बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है तो ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता, जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये सब अपनी कोवेलेंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं और ये 2 4 6 तीनों तरह की कोवेलेंसीज को एग्जिबिट कर सकते हैं। क्लियर? चलो, ये तो ये पहली प्रॉपर्टी कोवेलेंसी। कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या सीखा? बाकी देखो नॉर्मल चीजें जो हम लोग पहले भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, ठीक। एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आपको सामने बता रहा हूं चीजों को। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सबसे पहली बात एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है यहां पर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो ये ट्रेंड आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप ऑक्सीजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो तो देखो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी वैसे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम और फिर पोलोनियम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर इस फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी ऑक्सीजन की। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के बाद नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। यानी सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। लेकिन जो ऑक्सीजन सबसे पहले आना चाहिए था
वो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है। तो इतना सा आप ध्यान रखना, इस फैमिली के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है अपनी फैमिली में। एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इसका रीजन है स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर ही देता हूं यहीं पे, जब हमने ऑर्डर लिख ही लिया है। तो देखो जो आपका ऑक्सीजन होता है, इसका साइज बहुत छोटा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो जब हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका साइज छोटा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा। रिपल्शंस विल बी वेरी हाई। वैसे में इस टॉपिक को पीरियडिक टेबल में डिटेल में पढ़ते हैं, वहां हमने सीखा है हर सेकेंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने रिस्पेक्टिव थर्ड पीरियड एलिमेंट से क्या होती है, कम। उसका रीजन क्या है, साइज। छोटे साइज की वजह से ये जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। इस रिपल्शन फोर्स की वजह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम। तो एक्सेप्शन याद रखना, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी सारे मेंबर्स से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, और इसके बाद कौन आएगा, आपका ऑक्सीजन। कर लोगे इतना सा याद, चलो। बाकी ट्रेंड्स नॉर्मल है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है फॉर ऑक्सीजन फैमिली। फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन फैमिली की, दैट इज एलोट्रॉप्स, ठीक। अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो देखो ऑक्सीजन भी एलोट्रॉपी शो करता है, सल्फर भी एलोट्रॉपी शो करता है। ऑक्सीजन अपना बेसिकली दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनली 2, जहां पर वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 और एक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये O2, O3, इनके प्रॉपर्टीज तो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, बट स्टिल ऑक्सीजन क्या होता है, यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, जबकि ओजोन में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स इस तरह से आपके पास बॉन्डेड होते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बिटवीन O एंड O। तो ये आपका O2 मॉलिक्यूल और ये O3 मॉलिक्यूल। अगर आप इन दोनों में से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करो तो ऑक्सीजन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। वो क्यों होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। सो दिस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रॉप। तो ओजोन कम स्टेबल होता है, जबकि आपका ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो वे ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स। सेम इसी तरह सल्फर भी एलोट्रॉपी शो करता है। तो सल्फर के नाम पर तो एलोट्रॉपी में बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सल्फर S2, S5, S6, S8, S20, इस तरह से कई तरह की सल्फर लिंक्ड रिंग्स फॉर्म करता है, ठीक। तो हम यहां पर मेनली तीन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक S2, एक S6, एक S8 और एक ये S20 टाइप के स्ट्रक्चर्स। सबसे मैं बात करूं आपसे S2। S2 इज ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल। पहली चीज, जैसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होता है। तो लाइक O2 इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक, इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जैसा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ऑक्सीजन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, वैसे ही आपका S2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन लाइक ही होता है, जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है वैसे ही S2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट अबव 1000 केल्विन। 1000 केल्विन या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर अगर आप सल्फर को हीट करो
तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो एक तो ये हुई बात इसकी H2 फॉर्म में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखना, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है, सेम वैसे ही H2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। फिर मिलते हैं इसकी दूसरी फॉर्म S6 और S8। तो देखो S8 वाली जो फॉर्म है इसको हम रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। तो सल्फर फर्दर दो और एलोट्रॉप्स रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो S8 है ये रोम्बिक सल्फर है, जहां पर S8 की रिंग्स बनती हैं, रिंग्स। ठीक, रिंग कैसी बनती है देखो, ठीक, आपके पास देखो 1 2 3 4 5 सल्फर ऊपर है, 3 सल्फर नीचे। इनको कनेक्ट करना स्टार्ट करो, तो आप जैसे इनको कनेक्ट करोगे कुछ याद आ रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, एक क्राउन बन रहा है, क्राउन। तो इसको हम क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो S8 की जो रिंग होती है वो क्राउन शेप्ड रिंग होती है और इसको हम पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो दोनों में से कुछ भी आपसे बोला जा सकता है। क्राउन फॉर्म S8 क्या होता है, सिंस इसकी स्ट्रक्चर एक क्राउन से रिजेंबल कर रही है इसलिए हम इसको सल्फर की क्राउन फॉर्म बोलते हैं, या फिर आप इसे बोलते हैं इसकी पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये तो ही S8। सिमिलरली S6 मॉलिक्यूल, तो जो S6 मॉलिक्यूल होता है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में, लाइक दिस, एक सल्फर। तो देखो ये S6 मॉलिक्यूल है जो उसकी कौन सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म। तो ये अगला एलोट्रॉप सल्फर का, तो S2 S8 क्राउन फॉर्म, S6 चेन फॉर्म। S6 के बाद जो भी बाकी सल्फर की पॉलीमेरिक फॉर्म्स होती हैं जिनको हम इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म्स बोलते हैं, तो मैं इसको कॉमन उससे दिखा रहा हूं SN। ठीक, यहां पर N 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, सल्फर मॉलिक्यूल्स रैंडम पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, ऐसे जिगजैग चेन्स मिलेंगी आपको। तो ये जिगजैग चेन स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको जनरली मिलेगी सल्फर के एलोट्रॉप्स में। एक S2 जो O2 लाइक मॉलिक्यूल है और वो भी नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, 1000 केल्विन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। दूसरा S8 रोम्बिक सल्फर जिसकी क्राउन शेप होती है, या फिर हम इसको पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक, तीसरा S6 जो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और चौथा है आपका पॉलीमेरिक सल्फर, दिस इज योर पॉलीमेरिक फॉर्म, जो सल्फर एटम की जिगजैग चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फर्दर देखो, आप यहां से देखो तो सल्फर लंबी लंबी चेन्स बना रहा है, चेन्स बना रहा है, तो सल्फर यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कैटिनेशन। तो अब यहीं पर हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर सकते हैं। सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है वो भी देख लेते हैं, पहले तो लिख लो। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन owing to high bond energy of SS bond। देखो, अगर आप सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो या बॉन्ड एनर्जी बोल लो, एक ही बात है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखो, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम होगा, दोनों ऑक्सीजन एटम पास पास होंगे। सल्फर का साइज बड़ा है, बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, ज्यादा। जो बॉन्ड जितना बड़ा होता है वो उतना ही वीक होता है, मानते हो। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग।
अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन हम यहां पर एक चीज भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? ऑक्सीजन की कोवेलेंसी होती है 2, पढ़ाया मैंने आपको। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। दो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर्स बचेंगे, मानते हो? सेम इसी तरह सल्फर के पास भी बचेंगे। तो ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स, सल्फर के पास 2 लोन पेयर। अभी अभी आपने बोला ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम। अगर बॉन्ड की लेंथ कम होगी तो ऑक्सीजन एटम पास पास होंगे। अगर ऑक्सीजन एटम पास पास होंगे तो इन लोन पेयर्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर रिपल्शन होगा तो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। वहीं सल्फर, इसका साइज बड़ा है। सल्फर एटम कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होंगे, दूर। दूर होंगे तो रिपल्शन क्या होगा, कम। रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ध्यान देना, जनरल तरीके से तो ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग आना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से सल्फर सल्फर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से क्या है, ज्यादा है। इसलिए सल्फर की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हाई होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और यही रीजन है कि सल्फर S8, S6, SN फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन बेचारा O2 और O3 ही बना पाता है। समझ में आ रही बात? तो ये इसका रीजन है। और मैं आपको रीजन भी लिखवा देता हूं, एक बार आप मुझे जगह दो, इसे कॉपी करो, फिर हम लोग इसका भी रीजन लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहें। तो यहां पे भी रीजन लिख लेते हैं कि क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ सल्फर की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, द OO bond length is small. As a result, lone pair repulsion is maximum as compared to sulfur, है ना, SS बॉन्ड। तो O बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, SS बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है। यहां रिपल्शंस कम होंगे, यहां रिपल्शन ज्यादा होंगे। देयरफॉर O सिंगल बॉन्ड, O बॉन्ड बिकम्स वीक या बिकम्स वीकर। ठीक, तो इसलिए सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्यों सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्या जवाब दोगे? सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं बोल रहे हम। सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा। ठीक, चलो, तो ये हुई कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन और सल्फर की, जैसे और कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, तो इन कॉमन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स तो नहीं है, पर एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जो हमें इस ग्रुप के लिए डिस्कस करनी है, दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी पढ़नी होगी। ठीक, और तो फिर हम इंडिविजुअल कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, देखो इस फैमिली के सभी मेंबर्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड्स बनाते हैं। एक H2O, H2O वाटर बेसिकली ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। दूसरा H2S, H2SE, H2T एंड H2PO।
तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, बहुत कम टाइम के लिए वो रहता है, शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए हम उसको प्रॉपर्टीज में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, H2O, H2S, H2Se एंड H2T, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको यहां पर कंपेयर करनी होंगी और सबका रीजन ऑलमोस्ट एक ही होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके, सिंस सबके पास हाइड्रोजन है तो ये सबके सब एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? एसिड की तरह। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। देखते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन नहीं है। ठीक, ये तो आप जानते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो बताओ साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये साइज के इंक्रीज से ही आप यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो। देखो मैं इन सबकी स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। H2O, ये ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन छोटा सा, इधर छोटा सा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा होगा साइज। ठीक, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक, अब आप बनाते जाओ, देखो हाइड्रोजन का साइज तो क्या रहेगा? सेम, हाइड्रोजन तो छोटा है, यहां पे सेंट्रल एटम बदल रहा है, तो आप सल्फर बनाओ, सल्फर ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा होगा साइज में। ठीक, तो ये आपका सल्फर एटम है। अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ गई तो बताओ साथ में जो बॉन्ड बन रहे हैं उन बॉन्ड की लेंथ भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ये बॉन्ड इस बॉन्ड से ज्यादा लंबा होगा लेंथ में। फिर आगे बढ़ो, सेलेनियम, सेलेनियम साइज में और बड़ा होगा, ये सेलेनियम है। तो सेलेनियम जब और बड़ा होगा तो यहां पर जो H के साथ बॉन्ड बनेगा वो और लंबा हो जाएगा, उसकी लेंथ और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर कौन बचा? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम तो साइज में सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो तो लोएस्ट मेंबर है ग्रुप का। अगर टेल्यूरियम सबसे बड़ा है तो फिर से यहां पर जो H बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बताओ? और भी ज्यादा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? H2O, H2S, H2Se, H2T, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, सराउंडिंग एटम का साइज तो सेम है लेकिन सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बताओ अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम। मैं आपको एक ये चौक दूं इतना बड़ा, ठीक, मैं आपको एक ये चौक दूं इतना बड़ा, बताओ किसको तोड़ना, किसको ब्रेक करना ज्यादा आसान है? इसको? नहीं ना, इसी को ब्रेक करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है इसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? कम। सेम चीज एप्लीकेबल है एक बॉन्ड के लिए। एक बॉन्ड जब छोटा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। एक बॉन्ड की लेंथ जब बढ़ चुकी है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम। तो देखो ये यहां पर सबसे लंबा बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम। दिस इज द वीकेस्ट होगा। और ये कैसा आपका? दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। यानी अगर हम इनके बॉन्ड को कंपेयर करें तो ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा तो ये मॉलिक्यूल सबसे जल्दी H+ रिलीज करेगा। इसका मतलब यही सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? आपका एसिड होगा। ध्यान देना, इन हाइड्राइड्स, जैसे आपने एक हेलोजन वाला केस देखा था, वो भी आगे देखोगे आप। नाइट्रोजन में भी आपने देखा था ये चीज, NH3, PH3, वहां पर भी H बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही थी? डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही थी। तो देखो सिंस यहां पर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है तो सबसे आसानी से ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बनेगा कि H2T सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर H2Se, फिर H2S और फिर H2O। तो वाटर इनमें सबसे वीक एसिड है। एंड रीजन भी साथ में लिख लेते हैं, हमने समझ लिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इसको मैं M से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। सेंट्रल एटम, MH बॉन्ड, यानी सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, MH बॉन्ड लेंथ increases
and its strength and the bond becomes weaker. Simple ऐसा बोलते, the bond becomes weaker. ठीक, therefore thus TH bond will be easily broken. ठीक, ये वाला बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक हो जाएगा एंड H2T will be the strongest acid. ठीक, तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? H2T. तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, इनके हाइड्राइड्स के नेचर को आप इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज. इसलिए ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है. एसिडिक स्ट्रेंथ के अलावा हम यहां पर दो चीजें और कंपेयर कर सकते हैं, एक थर्मल स्टेबिलिटी और एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम यहीं पर डिस्कस करते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को. फिर देखो, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को भी आप सेम रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हो. देखो, थर्मल स्टेबिलिटी, हीट करने पर जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम. जो आसानी से ब्रेक नहीं होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा. अब आप मुझे बताओ, इन चारों को हम हीट करते हैं, बताओ कौन सबसे आसानी से ब्रेक होगा? हाँ, वेरी गुड. कौन होगा? ये वाला बॉन्ड. क्यों? अगेन बॉन्ड वीक है. बॉन्ड वीक है, हीट करोगे आसानी से ब्रेक होगा, यानी दिस वुड बी थर्मली लेस स्टेबल. ये कौन है? ये टेल्यूरियम है. तो जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो किस रीजन से है? बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से. तो सेम रीजन आएगा थर्मल स्टेबिलिटी का. तो सेम ऑर्डर बनेगा. अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हो, थर्मल स्टेबिलिटी, तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा? थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2O. बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, फिर H2S, फिर H2TE एंड फिर H2SE, और सबसे लास्ट में कौन होगा? H2T. रीजन इज डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक, सेम रीजन. तो ये हमने एक्सप्लेन की थर्मल स्टेबिलिटी, सेम रीजन से. एक और चीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. आप यहां पर इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को भी कंपेयर कर सकते हो. कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं MH2 टाइप, ये हीट करने पर मेटल प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, ये दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके उनको रिड्यूस कर सकते हैं. कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस. ठीक, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन जनरेट कर सकता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है. सिंस इनके बॉन्ड्स ब्रेक होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, नेसेंट हाइड्रोजन, है ना, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है. इसलिए ये सारे हाइड्राइड्स एक्ट कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट. अब आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? अगेन आंसर इज सेम, H2T. क्यों? ये बॉन्ड सबसे वीक है. अगर ये बॉन्ड सबसे वीक है तो सबसे आसानी से ब्रेक होगा. अगर ये सबसे आसानी से ब्रेक होगा तो ये सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और यही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अगेन आप सेम रीजन से इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हो. तो सिंस H2T बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक हो रहा है, तो ये सबसे जल्दी ब्रेक होगा और सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा. इसलिए इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा? H2T will be the strongest reducing agent, whereas H2O will be having the least reducing properties.
कर लोगे। तो देखो एक ही रीजन से, एक ही कारण से आपने 3 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो फिर इनकी हम 4th प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं, दैट इज देयर बॉन्ड एंगल। यहां पर अगर आप देखो तो देखने से लगता है कि सबके सब sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर है। ठीक, तो आओ इनका बॉन्ड एंगल भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो H2O, H2S, H2SE, H2T, जहां पे हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है और इसका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 105 डिग्री होता है। क्यों होता है? होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन H2O के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो जहां ये 109 डिग्री होना चाहिए था उससे क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप बाकी हाइड्राइड्स को देखो तो इन सबके बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये कितने होने चाहिए थे, 109 डिग्री के आसपास, लेकिन एक्चुअली ये सारे के सारे कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पर। कोई मुझे बता सकता है क्यों? 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 क्योंकि यहां पर क्या एप्लीकेबल होता है, यहां पर एप्लीकेबल है ड्रैगोज रूल। बताया ना मैंने आपको, जब हमने नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस की थी तो वहां पर भी अप्लाई किया था। ड्रैगोज रूल बोलता है नो हाइब्रिडाइजेशन। ये इसको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में लगता है, तो N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, नो हाइब्रिडाइजेशन। एक नाइट्रोजन फैमिली में लगेगा, दूसरा ऑक्सीजन फैमिली में लगेगा। ये रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली में 3rd पीरियड के बाद बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, यानी इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो प्योर p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। प्योर p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो सिंस तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, इसलिए जो बॉन्ड p ऑर्बिटल्स की हेल्प से बनेंगे उनके बीच में एंगल भी कितना आएगा बताओ, 90 डिग्री का आएगा। तो सिंस इन तीनों हाइड्राइड्स के अंदर H2S, H2SE और H2Te में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने की वजह से यहां पर प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं जिनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद नहीं रखोगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो आप उसको सबसे पहले भूलते हो, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नो हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के लिए जब आप 2nd पीरियड के बाद H2O को छोड़ दो, NH3 को छोड़ दो, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, इन एलिमेंट्स के लिए बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। यहां पर प्योर p ऑर्बिटल्स काम में आएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहा हूं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अपने को वो क्लिक नहीं करता है। ठीक, चलो, तो ये हुई अपने हाइड्राइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने यहां पे डिस्कस की। हमने डिस्कस किया इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक, इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड 4th इनके बीच में बॉन्ड एंगल। और भी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के, लाइक हैलाइड्स हो गए, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो हम अभी इनको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। कॉमन प्रॉपर्टीज हमारी यहां खत्म होती है, कैटिनेशन हो गया है ना, और ये आपके पास एलोट्रॉपी हो गई, ये हाइड्राइड्स हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं इंडिविजुअल कंपाउंड्स पे, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फर पे। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं विद कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन पे। तो
तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। देखो एज सच तो ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट मेनली हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसके दो फॉर्म्स को। वन इज ऑक्सीजन एंड सेकंड इज ओजोन। देख, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डाई ऑक्सीजन, दैट इज योर O2। ठीक, तो ऑक्सीजन को आप अच्छी तरह जानते हो, ऑक्सीजन क्या होती है। ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। तो ऑक्सीजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और ये जो कुछ कंपाउंड्स बनाएगा उसकी बहुत प्रॉपर्टीज हैं जो हमको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट इज बाय हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। देख, कई तरह के सॉल्ट्स हैं, आप उनको हीट करो तो उनको हीट करने से क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजन गैस। जैसे NaNO3, ठीक, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट को आप हीट करो तो हीट करने पर ये डीकंपोज होगा और बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट को हीट करो बनाएगा सोडियम नाइट्राइट अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो एक तो ऐसा है कि आप नाइट्रेट सॉल्ट्स को हीट करो तो आपको क्या मिलेगा, NaNO2। सिमिलरली आप KNO3 को हीट करो, KNO3 को हीट करोगे तो भी क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्राइट अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। ठीक, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोगों ने कई बार देखी होगी, दैट इज आप क्लोरेट सॉल्ट को हीट करो। कौन से सॉल्ट को हीट करो, क्लोरेट सॉल्ट को हीट करो। तो क्लोरेट्स क्या होते हैं, जैसे हो गया KClO3, तो आप KClO3 को हीट करोगे तो ये क्या बनाता है, 2KCl + 3O2 गैस। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से सॉल्ट्स को हीट करके हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है आपके पास। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड इज बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो, अलग अलग तरह के मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके पास, जिनको हीट करने पर आपको कंपाउंड्स भी क्या मिलेंगे, अलग अलग तरह के मिलेंगे। ठीक, एक तो आपके पास होते हैं फर्स्ट टाइप मेटल ऑक्साइड्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जैसे हो गया Na2O, K2O। ये सब तो क्या होते हैं, थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनको आप हीट करोगे तो ये जनरली डीकंपोज नहीं होते हैं। ठीक, तो इनके डीकंपोजिशन से हम ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, और थर्ड कैटेगरी क्या है आपके पास, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इन मेटल्स के ऑक्साइड्स को अगर आप हीट करो तो आपको मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हीट करूं Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O को हीट करो तो आपको क्या मिलेगा, Ag मेटल + ½ O2। सिमिलरली आप HgO को हीट करो, क्या मिलेगा आपको, मेटल + ½ O2। ठीक, तो इन जनरल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैलाइड्स को हीट करके हम क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। सिमिलरली आप दूसरे मेटल्स को भी हीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप हीट करो MnO2, तो आप MnO2 को हीट करोगे तो आपको मिलेगा MnO + ½ O2। ठीक, जैसा करो Mn2, आप Mn2O7 को हीट करो, Mn2O7 को हीट करोगे तो आपको मिलेगा MnO2
प्लस आपके पास मिलेगी ऑक्सीजन गैस 3/2 O2 गैस। इस तरह से आप मेटल ऑक्साइड्स को हीट करके भी क्या ऑब्टेन कर सकते हो, ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन कर सकते हो। ये अपना सेकंड मेथड, दैट इज बाय हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। और थर्ड मेथड जो जनरली इंडस्ट्री में काम में आता है, दैट इज थर्ड मेथड इज बाय decomposition of aqueous H2O2 solution। H2H2 के सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दो तो ये सेल्फ डिकम्पोज होता है, फॉर्मिंग H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। और H2O2 की इसी प्रॉपर्टी का हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं और इसको यूज करके हम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तीन सिंपल मेथड्स हैं। या तो आप किसी सॉल्ट को हीट करो, ठीक, जैसे नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, क्लोरेट सॉल्ट हो गया, किसी गिवन मेटल के ऑक्साइड को हीट करो, या फिर आप H2O2 के डिकम्पोजिशन से भी क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो बात है इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के बाद इंपॉर्टेंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज तो मैं आपको यही डिस्कस कर लेता हूं जो आप जानते हो। ऑक्सीजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ठीक, वाटर के अंदर इसकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इतनी होती है कि जो मरीन लाइफ है वो सस्टेन कर सके। इन जनरल इसकी सोलिबिलिटी होती है 3.08 ml इन 100 ml वाटर। नॉर्मल कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली 100 ml वाटर में 3 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो सफिशिएंट है कि जो मरीन लाइफ है, जो फिशेज हैं और भी जो दूसरे वाटर आपके पास बॉडीज हैं वो एग्जिस्ट कर सके। वाटर बॉडीज नहीं, सॉरी, वाटर एनिमल्स बोल लो, है ना, वाटर एनिमल्स या वाटर स्पीसीज बोल लो, वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। ठीक, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी भी है और याद होगी भी, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको एमओटी नहीं आती है तो आप केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हो। वहां हमने देखा था कि ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब आप फिलिंग करते हो तो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप ध्यान रखना, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ठीक, बस ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल जो आपको पहले से ही पता होंगी। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिए। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, नॉन पॉइजनस है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो जीते हैं ऑक्सीजन के ऊपर है। तीसरा, वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत हाई नहीं होती है। फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। आओ अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, मतलब कैसे कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म करता है और क्या प्रॉपर्टीज हमको उनके डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले सीरीज ऑफ कंपाउंड जो ऑक्सीजन बनाता है, दोज आर ऑक्साइड्स। तो आओ डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स को। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, ऑलमोस्ट, कुछ एक के साथ कंबाइन नहीं होता है, तो उनके साथ कंबाइन होकर वो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स। सो सिंपल, O2 combines with almost all elements to form their oxides। ठीक, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट से ऑक्सीजन कंबाइन होता है। किस किस से कंबाइन नहीं होता है, एक नोबल मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड, एंड दूसरा सम नोबल गैसेस, ठीक, लाइक आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया। जिनॉन के कंपाउंड्स तो आप देखोगे, बट इन जनरल
नोबल मेटल्स को छोड़ दो, प्लेटिनम गोल्ड को और नोबल गैसेस को छोड़ दो। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल का ऑलमोस्ट हर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, उसके ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल्स भरे पड़े, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा बताओ, CO2। सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, SO2 SO3। कार्बन भी CO CO2 दोनों बनाएगा, है ना। फास्फोरस ले लो, फास्फोर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, एक P2O3 बनाता है, एक P2O5 बनाता है। जैसे कई तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल्स, मेटल्स में क्या हो गए, सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, Na2O Na2O2। देखा ना आप लोगों ने। सिमिलरली आप और एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, Al2O3। आयरन, आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, FeO बनाता है, Fe2O3 बनाता है, Fe3O4 बनाता है। तो इस तरह से हर एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। तो कई तरह के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। आओ देखते हम इन ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन और किस बेसिस पर हम इन ऑक्साइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कि हम ऑक्साइड्स को किस बेसिस पर और कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन। ऑक्साइड्स को हम किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, ऑक्साइड्स को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं, फॉलो नॉर्मल वैलेंसी रूल, ठीक है ना। जो क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा है ना आपने, उस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स। फर्दर जो दूसरी कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं पॉली ऑक्साइड्स। ठीक, तो पॉली ऑक्साइड्स अलग अलग कैटेगरी में इनको भी डिवाइड करेंगे। ये भी कई तरह के हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो नहीं करे उनको हम डाल देते हैं पॉली ऑक्साइड्स की कैटेगरी में। फिर इनको भी फर्दर आप क्लासिफाई करो। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं परऑक्साइड्स। दूसरी कैटेगरी आपके पास सुपर ऑक्साइड्स। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज सब ऑक्साइड्स। एंड फोर्थ जो कैटेगरी है दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक, तो ये आपके पास मेन कैटेगरीज हैं ऑक्साइड्स की, सिंपल ऑक्साइड्स एंड पॉली ऑक्साइड्स। पॉली ऑक्साइड्स में भी परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, सब ऑक्साइड्स एंड मिक्स ऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स तो आप जानते हो जिनमें O और O के बीच में लिंकेज होता है और यहां पर O2 2- आयन प्रेजेंट होता है, O2 2-। सुपर ऑक्साइड्स, इनमें कौन सा आयन होता है, O2- आयन होता है, इसी को हम सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। सब ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। ऑक्साइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ऑक्सीजन फैमिली के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर। ठीक, तो आप लोग इससे रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करते हैं विद डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स।